हेलो एवरीवन, तो ये हमारे वन शॉट सीरीज का फर्स्ट वीडियो है ग्रेविटेशन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो, व्हेन सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड पे, स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, उसे मैं क्या बोलूंगा, सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझा। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, कोई भी फोर्स अगर सेंटर पे जा रही है, सेंटर पे डायरेक्ट कर रही है, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं थ्रेड के साथ किसी स्टोन को बांधो, या फिर इसे, ये पेन को थ्रेड के साथ बांधो, अगर मैं उसे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये जो पेन है ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, लेकिन इसका सारा फोर्स मेरे यहाँ पे डायरेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, सेंटर, मतलब सारा फोर्स कहां पे डायरेक्ट हो रहा है, सेंटर पे। तो ऐसे फोर्स को मैं क्या बोलता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर मैं स्टोन को थ्रेड से बांध दूं और स्टोन ऐसे ऐसे घुमाऊं, वो जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, लेकिन उसका सारा फोर्स कहां पे एक्सर्ट होगा, सेंटर पे। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स में 1 मार्क्स के लिए कोई भी एक डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जान दो, कैप्लस का फर्स्ट लॉ, कैप्लस फर्स्ट लॉ, कैप्लस सेकंड लॉ, कैप्लस थर्ड लॉ, ये आपको अच्छे से करके जाना है, तीनों लॉस। ठीक है, कोई भी एक लॉ या फिर तीनों लॉज आपको एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोकस। देखो यहाँ पे कैप्लर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है। फोकस का प्लूरल फॉर्म ही फोकाई होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है, और यहाँ पे एक प्लैनेट घूम रहा है, यहाँ पे एक प्लैनेट घूम रहा है। जहां पे प्लैनेट घूम रहा है, जो पाथ में प्लैनेट घूम रहा है, उसे मैं बोलता हूं सर्कुलर, उसे मैं बोलूंगा ऑर्बिट। क्या बोलूंगा, ऑर्बिट। ये दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन सिचुएटेड होगा। केपलर बोलता है कि 2 फोकस होता है, और 2 फोकस में से एक फोकस पे सन सिचुएटेड होता है, और जो प्लैनेट है उसके अराउंड एक ऑर्बिट बना के घूमेगा। समझा, 2 फोकस है, 2 फोकस में से एक फोकस पे सन सिचुएटेड होगा, और प्लैनेट उसके अराउंड रोटेट करेगा, घूमेगा। समझा, इसीलिए उसने बोला है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोकाई। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्लैनेट है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। समझा, हमें क्या लगता है, देखो 2 फोकस है, 2 फोकस में से एक फोकस पे सन सिचुएटेड होगा, 2 फोकस में से एक फोकस पे सन सिचुएटेड होगा, और उसके अराउंड प्लैनेट घूमेगा। वो प्लैनेट हमें लगता है कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हमें लगता है कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन वो घूमता है एलिप्टिकल पाथ पे। क्लियर, फर्स्ट लॉ समझ गया। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, सेकंड लॉ। The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. देखो, अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैं सन बना रहा हूं, ये सन है, लिख ले यहाँ पे। ठीक है, ये ऑर्बिट है, ये सन है। इसके ये ऑर्बिट में कौन घूमता है, प्लैनेट। ये ऑर्बिट में कौन घूमेगा, प्लैनेट। अभी फॉर एग्जांपल प्लैनेट तेरा यहां पे, ये तेरा प्लैनेट है। ठीक है, ये तेरा प्लैनेट है, ऐसे समझ लीजिए तेरा प्लैनेट है। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है प्लैनेट और सन को। ठीक है, ये प्लैनेट और सन को, 2 मिनट रुको, ये लाइन ज्वाइन करेगा। अभी ऐसा एज्यूम करो कि ये प्लैनेट को, ये थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं सन बनाऊंगा अभी, ये मेरा सन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं, ये आपका प्लैनेट है। ठीक है,
अब ये प्लेनेट को यहां पे आने के लिए, ये प्लेनेट को यहां पे आने के लिए 1 मंथ का टाइम इंटरवल लगेगा। 1 मंथ का एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये प्लेनेट को यहां पे आने के लिए 1 मंथ का टाइम इंटरवल लगा। तो इसने इतना एरिया कवर किया, इसने इतना एरिया कवर किया। अब एज्यूम करो कि प्लेनेट आपका यहां पे, एज्यूम करो कि प्लेनेट आपका यहां पे, तो ये प्लेनेट को यहां पे आने के लिए सेम ड्यूरेशन लगेगा 1 मंथ, और ये इतना एरिया कवर करेगा। मतलब ये प्लेनेट को इधर आने के लिए कितना ड्यूरेशन लगा? 1 मंथ। ये प्लेनेट को इधर आने के लिए कितना ड्यूरेशन लगा? 1 मंथ। इसने इतना एरिया कवर किया, इसने इतना एरिया कवर किया, मतलब इसको ड्यूरेशन भी सेम लगेगा और एरिया भी वो सेम कवर करेगा। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है ना प्लेनेट और सन को, ये इक्वल इंटरवल इक्वल एरियाज पे कवर करेगा। समझा? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको इधर आने के लिए भी 1 महीना लगा, ये प्लेनेट को इधर आने के लिए भी 1 महीना लगा। इसने भी इतना एरिया कवर किया, इसने भी इतना एरिया, एरिया भी सेम कवर होगा, ड्यूरेशन भी सेम कवर होगा। यही अपना केपलर का सेकंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड लॉ देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्या? टी। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या बोला है? स्क्वायर। तो इसे इधर पे लिख रहा हूं, टी स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है? ये साइन टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। डिस्टेंस यानी क्या? आर। डिस्टेंस का क्या बोला है उन्होंने? क्यूब, यानी आर का क्यूब। यह हमारा बन गया लॉ का एक्सप्रेशन। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये हो गया टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। डिस्टेंस यानी क्या? रेडियस। रेडियस का क्यूब, यहाँ पे क्यूब बोला है ना, रेडियस का क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपको याद हो गया, मतलब ये लॉ भी आपको याद हो जाएगा। कभी भी याद रखना, अगर तेरे को ये सिंबल इधर दिख रहा है ना, इसको तेरे को हटाने का। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल तेरे को दिखेगा, उसकी जगह उसको हटा के कांस्टेंट डालने का, ये याद रखने का। तो टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हटाने का, इसको हटाने का, इसलिए तेरे को कांस्टेंट डालना पड़ेगा। वो कांस्टेंट डालने का के, क्या डालने का? के। उसके बाद आर क्यूब। इतना समझा? ये प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, मतलब टाइम पीरियड बढ़ा, रेडियस भी बढ़ गया। टाइम पीरियड कम हो गया, रेडियस भी कम हो गया। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। ठीक है, अभी मेरे को समझ ये फाइंड करने का के, मेरे को इसमें से क्या फाइंड करने का है? के। तो जो तेरे को फाइंड करने का है उसको तू एक साइड रखेगा, मतलब इसको तेरे को सिंगल रखना है। कैसे रखना है? सिंगल। उसके आजू बाजू जो है उसको हटा दे, उसको बाहर फेंक दे। अभी तेरे को के फाइंड करने का, लिख ले टी स्क्वायर इक्वल टू के। टी स्क्वायर क्यों लिखा? इक्वल टू के वो साइड है ना, उसका कुछ मतलब नहीं है। के स्क्वायर के साथ कोने दे, सॉरी के साथ कोने दे आर क्यूब, और ये आर क्यूब मल्टीप्लीकेशन में है ना, मतलब आर क्यूब को मैं इक्वल टू के वो साइड फेंकूंगा तो मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन, तो कहां पे आएगा? ये आर क्यूब डिवीजन में मिल जाएगा मुझे। ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। ये आपको अगर थर्ड लॉ एक्सप्लेन करने आता है तो स्टेटमेंट भी लिख रहा है और स्टेटमेंट के साथ साथ ये एक्सप्रेशन भी आपको देना है। ठीक है, समझ गया? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको मेरे को हटाने का है, इसको हटाने का है, इसलिए कांस्टेंट डाला। ये फाइंड करने का है, आर क्यूब इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर फेंक जाऊंगा तो इधर डिवीजन में। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। दिस के इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी, दिस के इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद रखना है आपको। देखो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, ये लॉ क्या बोलता है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉटल, ये बॉटल है, ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अभी मैग्नेट और आयन ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं ना, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं।
ये ऑब्जेक्ट की फोर्स और ये ऑब्जेक्ट की फोर्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट। समझा मैंने क्या बोला? ये ऑब्जेक्ट की फोर्स, ये ऑब्जेक्ट की फोर्स एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले ले, उसकी फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट करेंगे मतलब इनकी फोर्सेस अट्रैक्ट करेगी। क्या अट्रैक्ट करेगी? इनकी फोर्सेस अट्रैक्ट करेगी। दुनिया के यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ये लॉ का स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट तुम लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं जो बताऊंगा वो आपको लिखना है, ठीक है? समझा? कोई भी दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये बॉटल है, समझो ये मैं हूं, हम भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है, हम भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। समझा? ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दो ऑब्जेक्ट्स लिया है। ये ऑब्जेक्ट 1 है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट 2 है, वीडियो विजिबल हो रहा है ना आपको बराबर से? हाँ हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है। अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट 1 का मास 1 और ये ऑब्जेक्ट का मास 2। मैंने क्या बोला? ये ऑब्जेक्ट 1 का मास 1, ये ऑब्जेक्ट 2 का मास 2, और ये ऑब्जेक्ट 1 का फोर्स 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 का फोर्स 2। देख, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। देख, ये ऑब्जेक्ट 1 का फोर्स और ये ऑब्जेक्ट 2 का फोर्स, दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट 2 का फोर्स इसकी तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1 का फोर्स इसकी तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैंने डी बोला है। क्या बोला है, डी, याद रखना, ठीक है? अब देखो, अब मेरे को बताओ, इनका जो फोर्स है, इनका जो फोर्स होगा ना इनके बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास 1 और मास 2 के प्रोडक्ट से। मास 1 और मास 2 का प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। ये m1 और ये m2, ये m1 और m2 के प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब समझने का मल्टीप्लीकेशन है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 प्रोडक्ट ऑफ मास 1 एंड मास 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 पकड़ ले, ठीक है? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब ये m1 m2 के मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा। मास कम होगा, फोर्स भी कम होगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऐसा है कि फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, देखो, फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये इक्वेशन नंबर 2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस क्या, स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मेरे को ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखना है, अगर मेरे को ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 force is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of the distance between. ठीक है? Force is directly proportional to product of masses of both the object and inversely proportional to square of the distance between them. अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी भी ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन तेरे को दिख गया ना, तो तेरे को इसको हटाना है। क्या करने का है, हटाने का। अभी हटाएंगे, और हटा के क्या डालने का है, कांस्टेंट। क्या डालने का है, कांस्टेंट। अभी डालेंगे कांस्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या डालेंगे, कांस्टेंट। अभी मैं कैपिटल जी डालूंगा यहाँ पे, कैपिटल जी। उसके बाद आपको मिलेगा m1 m2 अपॉन b स्क्वायर। ये तेरा फाइनल एक्सप्रेशन। Force is equal to g m1 m2 upon b square and this capital G is known as universal gravitational constant. ये capital G को हम लोग क्या बोलेंगे, universal gravitational constant। और ये G का कांस्टेंट वैल्यू होता है, G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 nm square kg। समझा, 6.67 into 10 raised to minus 11, ये G का वैल्यू होता है, याद रखना है, ठीक है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन 1। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वेशन 2। दोनों को मिलाकर मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन b स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरे को अभी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट डालूंगा, कांस्टेंट g। f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन b स्क्वायर, और ये g का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है
6.67 into 10⁻⁻11. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये आपको स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं लिखना, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ये वाला। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही हो रहा अभी जो हमने पढ़ा। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी m1 into m2 and inversely proportional to the square of the distance between them। inversely proportional यानी ये और ये square of the distance between them। मतलब तेरे को ये याद हो गया तो ये स्टेटमेंट याद, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात खत्म, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अगर मैं सपोज कोई भी बॉल एक टेरेस से फेंक रहा हूं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट टेरेस से फेंक रहा हूं, बिल्डिंग के टेरेस से अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकता हूं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे मैं कोई भी फोर्स लगा रहा हूं क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होकर जाएगा। अगर मैं बॉल फेंक रहा हूं ऐसे स्पीड से, सिर्फ मैंने बॉल को ऐसे फेंका, वो नीचे एक एक्सेलरेशन पकड़ के जाएगा ना, वो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी। मतलब अर्थ पे वो जो ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला मैंने बिल्डिंग के टेरेस से ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद वो ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गिरा, कोई भी फोर्स उस पर लग रहा नहीं है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, एक एक्सेलरेट होकर नीचे गया, एक स्पीड पकड़ के नीचे गया ना, किसकी वजह से गया, एक ग्रेविटी की वजह से गया, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको नीचे खींचा। मतलब ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगा, एक ही फोर्स लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जी। इसे वो वैल्यू को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, जी। और जी का फॉर्मूला क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी यानी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम यानी मास ऑफ द अर्थ और आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। याद रखना है, जी यानी क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम यानी मास ऑफ द अर्थ, आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। खत्म, इतना याद रखा। अब ये फॉर्मूले से तेरे को समझा रहेगा, ये जो जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, ये जो जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, यानी आर स्क्वायर यानी तो डिस्टेंस भी बोल सकता है, तो हाइट भी बोल सकता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा जी का वैल्यू कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ जी का वैल्यू बढ़ा। ये तेरे को याद रखना है रिलेशन। ठीक है, देख ले, अभी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, बहुत बार। अभी तेरे को समझना है कि जी का वैल्यू कहां पे कम होता है, कहां पे ज्यादा होता है। अगर मैं ये तुझे एग्जांपल दूं, ये समझ, तेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये इक्वेटर है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा होता है पोल से, और ये दोनों अर्थ के पोल्स, इधर तेरा पोल है और इधर तेरा इक्वेटर। ठीक है, अभी फॉर्मूले से मैंने तेरे को क्या समझाया, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इक्वेटर में डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा, इक्वेटर का डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा। अभी मैंने तेरे को समझाया, डिस्टेंस ज्यादा जी का वैल्यू कम, जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस ज्यादा यानी जी का वैल्यू कम। मतलब इक्वेटर पे जी का वैल्यू कैसे होगा, कम, क्योंकि इक्वेटर पे डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा। पोल्स में डिस्टेंस कम। यहां पे देख, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है ना, एक वैल्यू कम तो दूसरी वैल्यू बड़ी, एक वैल्यू बड़ी तो दूसरी वैल्यू छोटी। ठीक है, यही। अभी मैंने क्या समझाया तेरे को, पोल का जो डिस्टेंस है ये कम है, तो पोल का डिस्टेंस कम यानी जी का वैल्यू ज्यादा। इसलिए देख, पोल पे जी का वैल्यू क्या है, 9.832, और जी का वैल्यू इक्वेटर पे क्या है, 9.78। पोल्स पे वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि पोल का डिस्टेंस कम है। इक्वेटर का वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है। समझा, ये फॉर्मूला से समझने का तेरे को सब, डिस्टेंस ज्यादा जी का वैल्यू कम, डिस्टेंस कम जी का वैल्यू ज्यादा। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अर्थ है, इधर का डिस्टेंस ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डिस्टेंस ज्यादा जी का वैल्यू कम, डिस्टेंस कम जी का वैल्यू ज्यादा। क्लियर, इसलिए पोल्स पे वैल्यू ज्यादा होता है, किससे, इक्वेटर से। अभी ये चेंज विथ हाइट, अभी मैंने समझाया, आर मतलब तेरा डिस्टेंस भी है
आर मतलब तेरा हाइट भी है। अभी देख जी इज, अभी तेरे को फॉर्मूला से पता रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर का मतलब हाइट भी होता है। ठीक है, याद रखने का। अब तू ही मुझे बता, हाइट बढ़ा जी का वैल्यू कम हुआ, बराबर ना। हाइट बढ़ेगा जी का वैल्यू कम, जैसे अभी देखा डिस्टेंस बढ़ा जी का वैल्यू कम, सेम कंसेप्ट, हाइट बढ़ा जी का वैल्यू कम। अभी हाइट कम हो गया जी का वैल्यू ज्यादा, ये यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन हाइट। हाइट जैसे कम होगा जी का वैल्यू इंक्रीज होगा। उसके बाद उसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ा जी का वैल्यू कम हो गया। सो ठीक है, नहीं समझा रहेगा रिवाइंड करके एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, हाइट ज्यादा जी का वैल्यू कम, ये फॉर्मूला तेरे को याद हो गया ना, ये फॉर्मूला बस इससे तो रिलेशन लगा सकता है, खत्म बात। ठीक है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का ही मतलब होता है डिस्टेंस भी, आर स्क्वायर का ही मतलब होता है हाइट भी। हाइट बढ़ गया जी का वैल्यू कम हो गया, हाइट बढ़ गया जी का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, हाइट कम हो गया जी का वैल्यू बढ़ गया, हाइट कम हो गया जी का वैल्यू बढ़ गया। नेक्स्ट देख, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ। अभी समझ ये अर्थ, ठीक है, अब तुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे। इससे दो चीजें देखो समझी, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आया, ये सर्कल का रेडियस, अर्थ का रेडियस क्या हो गया, कम, रेडियस कम, और इतना मास तूने कम किया, इतना मास छोड़ दिया, तो ये मास भी क्या हो गया, कम। अब वापिस से देख, अब ये पॉइंट से तू इधर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट से तू इधर आ गया, तो ये सर्कल खींच रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर से इतना मास कम, मतलब मास भी कम, और इतना रेडियस, रेडियस भी कम हो गया, रेडियस भी कम। अभी फॉर्मूला पे आ, G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। तूने क्या समझा, जैसे जैसे तू अर्थ के अंदर अंदर जा रहा है, वैसे वैसे मास तो तेरा कम हो रहा है, बराबर, मास कम हो रहा है, और साथ साथ रेडियस भी तेरा कम हो रहा है। जैसे जैसे तू इनसाइड द अर्थ जा रहा है, मास कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है। देख फॉर्मूला में तेरा ये भी वैल्यू, ये तो कांस्टेंट होता है, तेरा ये भी वैल्यू कम, तेरा ये भी वैल्यू कम, यानी जी का वैल्यू भी तेरा कम। एज वी गो इनसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। समझा, एज वी गो इनसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। समझा कि नहीं समझा, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। इसको नहीं समझा है वो एक बार ध्यान दे दो, ठीक है। मैंने समझाया ये अर्थ है, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट से इधर आ रहा है, क्या हो गया, इतना मास कम हो गया, मास कांस्टेंट होता है, बस तूने वो पार्ट छोड़ दिया ना, तो मास कम हो गया, मास के साथ साथ सर्कल का रेडियस भी कम। अब तो ये पॉइंट से इधर आ रहा है, फिर से तेरा मास कम, रेडियस भी कम, मतलब जी का फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। तेरा ये वैल्यू भी कम हो रहा है, तेरा ये वैल्यू भी कम हो रहा है, फॉर्मूला में ऊपर का वैल्यू कम, नीचे का वैल्यू कम, तो जी का वैल्यू भी तेरा कम। Means as we go inside the earth the value of G decreases. This is the combined result of change in R and M. बराबर ना, R का और M का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए तो G का वैल्यू चेंज हो रहा है। मास और वेट, ये रिकॉर्ड देख ले, ध्यान दे। अब मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर, ये दोनों का डिफरेंस बोलते हैं, ये मास है इधर और वेट, ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से करके जाना है। 4 पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाओ इसके, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मास होता क्या है। देख मास जो है ना वो हर जगह सेम होगा, मतलब अगर कोई चीज का मास, समझिए पेन ये पेन का मास 10 ग्राम है, कितना, 10 ग्राम। तो ये मास जो है ना, ये पेन को अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पे भी सेम रहेगा, मतलब ये पेन को मैं किधर भी लेके जाऊं, इसका मास हमेशा चेंज होगा, लेकिन इसका वेट बदलेगा नहीं, सॉरी, मतलब उसका वेट चेंज होगा, मास हमेशा सेम रहेगा। एक एग्जांपल के साथ बता दो, फॉर एग्जांपल मेरा जो मास है, मेरा जो मास है, सपोज मेरा मास 10 kg है, कितना, 10 kg, मेरा जो मास है वो 10 kg है, ठीक है। अब मेरा मास, मैं अर्थ पे हूं तभी भी मेरा मास 10 kg होने वाला है, और मून पे जाऊं तभी भी मेरा मास 10 kg ही होने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब वेट पे आते हैं, ये तेरा इधर वेट लिख ले, वेट का फॉर्मूला तेरे को पता होगा, वेट इक्वल टू mg।
वेट इक्वल टू mg। अगर मुझे किसी चीज का वेट निकालने का है तो m इंटू जी करना है। जी का देख, सबसे पहले अर्थ पे वेट निकाल रहा हूं मैं। मेरा मास कितना है 10 kg। 10 इंटू अर्थ पे जी का वैल्यू क्या होता है, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या था 9.8। 10 इंटू 9.8 98। 10 इंटू 9.8 कितना हो गया 98। मतलब मेरा अर्थ पे वेट कितना है 98, इतना नहीं है, ठीक है। मेरा अर्थ पे वेट कितना है 98। अभी मैं अपने आप को मून पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। सेम फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू mg। अभी यहां पे लिख ले ऑन मून 10 इंटू, मून पे g का वैल्यू होता है 1.6। मून पे g का वैल्यू होता है 1.6, यहां पे लिख दे kg। 10 इंटू 1.6 16 kg, ठीक है। मास तेरा अर्थ पे भी 10 kg और मून पे भी 10 kg। तुझे क्या समझा, मेरा जो मास है 10 kg वो अर्थ पे भी 10 kg रहेगा और मून पे भी 10 kg रहेगा। मतलब तू जगह बदल रहा है लेकिन मास का वैल्यू नहीं बदल रहा है। जगह बदल रहा है, मास का वैल्यू नहीं बदल रहा है। यहां पे वेट इक्वल टू mg, तुझे वेट निकालना है। अभी अर्थ में मेरा वेट क्या है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू mg। m यानी मास, g इंटू एक्सीलरेशन, g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने पुट किया, और अर्थ पे वेट इक्वल टू mg। मास कितना है मेरा 10 इंटू g का वैल्यू अर्थ पे कितना होता है 9.8। मुझे मेरा वेट कितना मिला 98 kg। अब मैं अपने आप को मून पे लेकर गया। मून, मेरा मास कितना है 10 kg इंटू मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है 1.6। तो 10 इंटू 1.6 16 kg। मतलब मेरा मास कांस्टेंट रहता है, चाहे मैं अर्थ पे हूं या मून पे, मेरा मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो मेरा वेट है वो अर्थ पे अलग आएगा और मून पे अलग आएगा। मतलब वेट का वैल्यू मेरा प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है और मास का वैल्यू मेरा चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर, मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट कितना है मास का केजी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, ठीक है। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इट वैल्यू डज नॉट चेंज व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। मास का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे तो कितने भी प्लैनेट बदल ले, मास उतने का उतना ही रहने वाला है, ठीक है। मास का वैल्यू चेंज नहीं होता। अभी वेट पे वेट पे क्या दिख रहा है तेरे को, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद इन द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट इज इक्वल टू mg। इसके ऊपर अभी सॉल्व किया। ऐसा यूनिट कितना है न्यूटन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एज द वैल्यूज ऑफ g इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों वेट का ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि g का वैल्यू चेंज होता है ना। वेट का तेरा फॉर्मूला क्या है mg, बराबर। अगर तेरा g का वैल्यू हर जगह चेंज हो रहा है मतलब तेरा वेट भी हर जगह चेंज होगा। अभी तेरे को एक्सप्लेन किया, अर्थ पे g का वैल्यू 9.8, मून पे g का वैल्यू 1.6। g का वैल्यू चेंज, वेट का वैल्यू चेंज। अभी तेरे को 4 पॉइंट एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले ये मास का डेफिनेशन लिख, ऐसा यूनिट लिख ले, स्केलर क्वांटिटी लिख ले, इट्स वैल्यू इज नॉट सेम एवरीवेयर, ये वाला लिख ले। वेट पे भी सेम कर, डेफिनेशन लिख, ऐसा यूनिट लिख, स्केलर क्वांटिटी, एंड इज द वैल्यू ऑफ वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसे 4 पॉइंट तेरे को परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन के लिए प्रिपेयर करके जाना है। फ्री फॉल, अभी मैंने तेरे को एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि देख, ऑब्जेक्ट को मैं टेरेस से फेंक रहा हूं, किधर से भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, फेंक रहा हूं, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय ग्रेविटी के, बराबर। क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ही उसको खींच रही है, बराबर। Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स, दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय एक के, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही वो जा रहा है ना नीचे, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है वो ऑब्जेक्ट को। अगर मैं कोई भी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा हूं, बिल्डिंग के टेरेस से मैंने वो बॉल को फेंका, ठीक है, बिल्डिंग के टेरेस से मैंने वो बॉल को फेंका, बॉल को फेंकने के बाद वो सीधा बॉल नीचे गिरेगा, एक्सीलरेट होके जाएगा। उसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या, मैं उसको कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या, जब वो गिर रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या, कोई भी फोर्स नहीं लगा। एक ही फोर्स उस पर लगता है, ग्रेविटी। एक ही फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल।
Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone is called falling freely. बस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे जो गिरेगा वो फॉलिंग फ्रीली, मतलब उसे हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। ये याद रखना, एमसीक्यूज में पूछते हैं ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल इन वैक्यूम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी, लास्ट टॉपिक। फ्री फॉल का डेफिनेशन अच्छे से करके जाना। और एक कंसेप्ट है फ्री फॉल में, देखो थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए। v इज इक्वल्स टू, एक काम करता हूं व्हाइट बोर्ड लेता हूं, व्हाइट मार्कर लेता हूं, सॉरी। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, उसके बाद दूसरा कौन सा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दूसरा तेरा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तेरे को पता है ना अच्छे से, बचपन से बढ़ते आया है, ठीक है। v यानी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, v यानी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, t यानी टाइम पीरियड, t यानी टाइम पीरियड, u यानी इनिशियल वेलोसिटी। ये जो u होता है ना, u इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v यानी होता है फाइनल वेलोसिटी। a यानी एक्सीलरेशन, a यानी एक्सीलरेशन लिख रहा हूं कैसे तो अभी देख लो। s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। v यानी क्या फाइनल वेलोसिटी, u यानी क्या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u यानी क्या इनिशियल वेलोसिटी, v यानी फाइनल वेलोसिटी, t यानी टाइम पीरियड, a इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक है, समझा। a यानी क्या एक्सीलरेशन, s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बता, अब मुझे ये तीनों को मॉडिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने हाथ में रखा है, हाथ से वो ऑब्जेक्ट को मैं नीचे फेंकूंगा, जाहिर सी बात है उसकी इनिशियल स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है फ्री फॉल के टर्म्स में इनिशियल वेलोसिटी यानी u जीरो होगा। ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा है ना, इस पे कोई भी वेलोसिटी लग रहा है क्या, नहीं, तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना हो गया जीरो, u का वैल्यू जीरो, ठीक है। और तेरे को पता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी क्या, एक्सीलरेशन किसके टर्म्स में लग रहा है, किसकी वजह से एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी वैल्यू g। मतलब मुझे ये सारे इक्वेशंस में दो चेंजेस करना है, u का वैल्यू रखना है जीरो और a का वैल्यू रखना है g, क्योंकि एक्सीलरेशन यानी क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, कौन सा फोर्स लग रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एक्सीलरेशन की जगह पे स्मॉल g में रखूंगा, ठीक है। फर्स्ट में करते हैं v इज इक्वल टू u की जगह पे क्या डालोगे जीरो, प्लस एक्सीलरेशन a की जगह पे क्या डालोगे g, ये बन गया एक पहला वाला। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। नेक्स्ट s इक्वल टू, दूसरा कुछ भी हिलाना नहीं है, बस u और a का वैल्यू चेंज करना है। देख दूसरा देख, s इक्वल टू u की जगह क्या डालोगे जीरो इंटू t एज इट इज प्लस हाफ इंटू a है ना, a की जगह पे क्या डालना है g इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। तीसरा देख v स्क्वायर इक्वल टू u की जगह पे क्या डालोगे जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या डालोगे g और s एज इट इज। ये चेंजेस आपको करना है, ठीक है। इसको और नीचे से मॉडिफाई आप कर सकते हो बाद में, इतना याद रखना है। फ्री फॉल के टर्म्स में थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं हमारे। सबसे पहला v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें आपको चेंजेस दो ही करना है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह आप जीरो डालोगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह आप जीरो डालोगे, और a यानी एक्सीलरेशन की जगह आप स्मॉल g डालोगे, बस, दूसरा कोई भी नहीं, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। देखो रॉकेट वगैरह आप देखते हो ना, एक वेलोसिटी से जाते हैं ऊपर, बराबर, ऊपर जाते हैं एक वेलोसिटी से जाते हैं, बराबर, वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसको क्रॉस करके जाते हैं, पार करके जाते हैं, इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। इसका और एक अगर मुझे एग्जांपल है, देख ये मार्कर, ये पेन को मैं से ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, ये पेन को मैंने ऊपर फेंका, एक पॉइंट पे जाके वो रुक गया,
ये पेन को मैंने ऊपर फेंका, एक पॉइंट पे जाके रुक गया और नीचे आ गया। जो पॉइंट पे ये रुका वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई ना, इसलिए तो रुका और नीचे गिर गया। समझा? ये भी एक एग्जांपल है एस्केप वेलोसिटी का, जो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है जो वेलोसिटी, ये भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉल, ठीक है, एक बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, बॉल हम लोग कैच कैच खेलते हैं, बराबर, कैच कैच खेलते वक्त देखा रहेगा बॉल अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो एक पॉइंट पे आके बॉल रुक जाता है, फिर नीचे गिरता है ना, बराबर। बॉल में बहुत 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 हाइट पे फेंक रहा हूं, बहुत हाइट पे फेंकने के बाद बॉल, हाइट पे फेंकने के बाद बॉल एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, एक हाइट पे जाके, एक पॉइंट पे जाके बॉल जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, बॉल रुकने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। बॉल रुका क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, उसका वेलोसिटी जीरो हो गया और वो नीचे गिर गया। मतलब जितना वेलोसिटी बॉल को फेंकने में लगा, बॉल जिस वेलोसिटी से ऊपर गया ना, ऊपर गया, नीचे गिरा गया नहीं, मतलब उसने ग्रेविटी को अपोज किया, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया ना बॉल पे, फोर्स के साथ मैंने बॉल को ऊपर फेंका, उसने ग्रेविटी को अपोज किया, बराबर। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो उसका वेलोसिटी जीरो होके वो नीचे गिर गया, तो वही मेरा वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। तो ये चैप्टर हमारा वन शॉट में क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसके बाकी के भी वन शॉट्स आपको रेडी करके दूंगा और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।